हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, महिला पर्यवेक्षक के अंदर योजनाएं आपकी दे रखी है टॉपिक के अंदर। तो उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का पार्ट ए हम अ, बना रहे हैं। और पार्ट ए के अंदर हम बहुत सारी योजनाओं को पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट सेकंड जो है वो मैं इसका लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि एक ही क्लास में इम्पॉसिबल है सारी योजनाओं को पढ़ना। क्योंकि आपको 3 तरह की योजनाएं पढ़नी है, जिसमें आपको जो अलग अलग योजनाएं पढ़नी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा एक तो आपका जो डिपार्टमेंट है महिला एवं बाल विकास विभाग। तो पहला तो महिला और बाल विकास विभाग के बारे में, महिला एवं बाल विकास विभाग की सारी योजना आपको पढ़ना है, बाल विकास विभाग, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाएं, ठीक है। फिर आपको राज्य सरकार की योजनाएं इसी में इंक्लूड हो जाएगी, तो राज्य सरकार आप मान ले, और केंद्र सरकार। साथ ही साथ आपको पंचायत की योजनाएं पढ़ना है, यानी कि जो पंचायत स्तर पर लागू होती है वो योजनाएं। ये 3 प्रकार की योजना आपके पाठ्यक्रम के अंदर दे रखी है महिला सुपरवाइजर के लिए। तो आज हम अधिकतर योजनाओं को कवर करेंगे जो आपके पेपर में पूछी जाएगी। तो बिना देर करते हुए अपन क्लास को शुरू करते हैं। एक एक योजना है, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे आप, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है सर। तो देखिए, सबसे पहले ये सिलेबस है आपका, और सिलेबस के अंदर अगर आप देखोगे तो महत्वपूर्ण योजनाओं का जो टॉपिक है आपका वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सामान्य ज्ञान एवं विभाग की योजनाएं, यहाँ से 10 योजना पूछी जा सकती हैं। कितनी पूछी जा सकती हैं? 10 योजनाएं। तो इन 10 योजनाओं के लिए हम 2 क्लास बनाएंगे जिसमें पूरे 10 नंबर आप ला सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम योजनाओं के बारे में बात करते हैं। पहली योजना है, एक एक करके हम इसको देखते चलेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मध्य प्रदेश आरोग्यम। देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं आपके और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इनमें सरकार की नई पहल है ये। और निवास के समीप बेहतर व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ब्लड प्रेशर डायबिटीज के मरीज की नियमित देखभाल करना और कैंसर की जांच करना, समय पूर्व पहचान और नियंत्रण इसका काम होगा, और प्रयोगशाला और आवश्यक स्टाफ इसमें होता है। देखिए, क्या है स्कीम? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो पूछा जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसकी स्कीम है? तो स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन की स्कीम है। जैसे कि आपके ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उसके बाद आपके इसके ऊपर उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र के नीचे आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और उसके बाद होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब देखो, होता क्या है कि पहले क्या होता था कि इलाज करवाने के लिए लोग इन हॉस्पिटल्स में जाते थे, ठीक है। मान लीजिए किसी को बुखार आ गया, किसी को कोई बीमारी है, तो वो इस प्रकार से 3 स्तर पर इलाज करवा सकते थे। भाई, सबसे छोटा गांव होगा वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, फिर थोड़ा जो बड़ा गांव होता है वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, और उससे बड़ा जो होता है वहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो इस प्रकार से काम करता था। अब ये तो केवल बीमारी के लिए काम करता था। अब हुआ ये कि सरकार की एक नई पहल है कि भाई इनका नाम क्या कर दिया जाए? इनका नाम कर दिया जाए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन हॉस्पिटल्स के अंदर बना दिए जाए ताकि कोई व्यक्ति बीमार नहीं भी है और अपनी जांच करवाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऐसा आभास हो रहा है कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जांच करवानी चाहिए, तो आरोग्यम नामक केंद्र ये चला रहे हैं। इसमें पूरी जांच कर लेते हैं और पता चल जाता है कि मान लीजिए किसी को टीबी है, तो टीबी का पूरा इलाज जो है यहाँ पे मुफ्त में होता है, ठीक है। तो सारी बीमारियों के लिए आरोग्यम केंद्र बनाए गए हैं। तो पहले ये केवल नॉर्मल इलाज होता था यहाँ पे, अब आरोग्यम है, मतलब आप बीमार नहीं भी हो और आपको ऐसा आभास कुछ हो रहा है तो भी आप जांच करवा सकते हो। तो आरोग्यम केंद्र कुछ नहीं है, जो पहले आपके हॉस्पिटल है उन्हीं को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि नवाचार के माध्यम से उनको जोड़ दिया जाए, तो उसको हम आरोग्यम केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा? ये सारी सुविधाएं यहाँ पे रहती हैं आरोग्यम केंद्र के अंदर। अब क्या होता है, गर्भावस्था की देखभाल हो जाती है, जो भी महिला होगी उसकी, नवजात की देखभाल भी हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बाल्य किशोर देखभाल होती है, परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक प्रजनन स्वास्थ्य जो चीज़ें होती है, गोलियां होती है, गर्भ निरोधक गोलियां, वो भी मुफ्त में दी जाती हैं, ताकि जो हमारी अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि पॉपुलेशन का बढ़ना और ये सब, इनको भी ध्यान में रखा जा सके। संक्रामक रोगों का इलाज और असंचारी रोगों का इलाज। संक्रामक रोग ऐसे जो फैलते हैं और असंचारी रोग ऐसे जो नहीं फैलते, जैसे कैंसर हो गया, है ना, इस प्रकार के, और संक्रामक जैसे टीबी हो गया। तो इस प्रकार के रोगों को क्या करना भाई, जो है कंट्रोल में रखना, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम है, ये मध्य प्रदेश सरकार का है। अगला देखिए, आंगनवाड़ी सह आरोग्य केंद्र। आंगनवाड़ी को भी सह आरोग्य केंद्र बना दिया है। आंगनवाड़ी काई के लिए होती है? बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, बालवाड़ी जिसे आप कहते हो।
तो आंगनवाड़ी ग्राम स्तर पर संपूर्ण डेटा को एकत्रित करती है। आपकी जो आशा कार्यकर्ता होती ना, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर आपकी आंगनवाड़ी सहायिका, ये महिलाएं क्या करती हैं कि जो भी मोहल्ले में महिला ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट है या जिस भी प्रकार से उसके जो है प्रेगनेंसी है, तो याद रखिएगा ग्रामीण स्तर पर संपूर्ण डेटा कलेक्ट किया जाता है और निगरानी की जाती है कि उस महिला को कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें पंचायत भवन, स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र में आरोग्य केंद्र स्थापित किया जाता है और वर्तमान में 49,417 आरोग्य केंद्र स्थापित है। तो आरोग्य केंद्र का मतलब भी वही होता है कि कोई बीमारी है या ऐसी कोई महिला है जो अभी प्रेग्नेंट है तो उसकी देखभाल करना आरोग्य केंद्र का काम है। और ये स्कीम जो है सरकार की कहलाती है आंगनवाड़ी सह आरोग्य केंद्र। तो आंगनवाड़ी होगी ही, साथ में आरोग्य केंद्र भी होगा जहाँ पे टीकाकरण वगैरह या बच्चे की देखभाल की जाएगी। तो आंगनवाड़ी सह आरोग्य केंद्र। अब देखिए एक स्कीम है सरकार की ग्राम सभा स्वास्थ्य समिति। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने इन योजनाओं को बनाया है। योजना भी है, कोई अभियान आ जाएगा, कोई पोर्टल आ जाएगा, सब आपके काम के हैं। तो ग्राम सभा स्वास्थ्य समिति। अब ग्राम सभा स्वास्थ्य समिति क्या है? तो पंचायत अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया। जो पंचायत अधिनियम आया था आपका 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, तो 73वां संशोधन जो था पंचायतों के लिए, उसमें प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य समिति होगी जो ये देखेगी कि ग्राम में किसी प्रकार से स्वास्थ्य का कोई इशू तो नहीं है। तो हर गांव में ग्राम सभा के अंदर समिति होती है जिसे स्वास्थ्य समिति कहते हैं। नगर निगम में भी होती है। अब ये अलग बात है कि आपके गांव वाले समिति नहीं बनाते क्योंकि भाई हर गांव में पॉसिबल ही नहीं है, इतने लोग एक्टिव नहीं। हमारे आपके या हमारे गांव की बात की जाए तो ग्राम सभा में भी लोग नहीं जाते ना, किसी को पता ही नहीं कि ग्राम सभा क्या होती है। तो स्वास्थ्य समिति तो बहुत दूर की बात है। खैर अपने को याद करना है कि ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य समिति होती है। प्रत्येक गांव में एक तदर्थ समिति भी होती है। ठीक है सर। कम से कम 12 और अधिकतम 20 सदस्य इसमें होते हैं और इनमें से 50% महिला अनुसूचित जाति और जनजाति की होनी चाहिए, यानी कि SC व ST की होनी चाहिए। ठीक है। तो आप बस इतना याद रखना कि एक स्वास्थ्य समिति होगी और उस स्वास्थ्य समिति में 12 सदस्य न्यूनतम और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। और इनका काम क्या होगा? तो ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य चीजें हैं या स्वास्थ्य है उसको बनाए रखना। ठीक है। तो ये ग्राम सभा में स्वास्थ्य समिति है और इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? इसका प्रावधान कर रखा है आपके पंचायत अधिनियम में। जिसकी डेट या जिसका सन आपको याद रखना है वो मैं बताते चलूंगा। ये जो अभी तक हमने पढ़ा उनका सन आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये एक पोर्टल या एक वेलनेस सेंटर है तो इनका कोई तारीख नहीं पूछा जाएगा। कायाकल्प अभियान आपसे पूछा जा सकता है कि कब शुरू किया गया था? तो 2015 से 16 में शुरू किया गया था और भारत सरकार की कायाकल्प गाइडलाइन के अनुसार बिल्डिंग निर्माण इसमें किया जाता है। ठीक है सर। हितग्राही की संख्या क्या होगी? इससे बढ़ेगी। तो कायाकल्प कुछ नहीं है, जितने भी आपके आरोग्यम केंद्र हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं, इनकी नई बिल्डिंग्स बनाया जाए, नया कायाकल्प किया जाए, जिससे क्या होगा कि हितग्राही लोग बढ़ेंगे और सुविधाएं भी बढ़ेगी। तो नाम ही इसका क्या है? कायाकल्प करना। काया का मतलब क्या होता है? कायाकल्प का मतलब क्या होता है भाई? कायाकल्प का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में कुछ नई चीजें एक्स्ट्रा जोड़ दे या उसको नया बना दे, तो उसी को कहते हैं हम कायाकल्प कर देना। कहते हैं ना कि कायाकल्प कर दिया भाई फलाना नेताजी ने हमारे गांव का। तो इस प्रकार से तो कायाकल्प कुछ नहीं है, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स है सरकारी उनको नए रूप में लेके आना। 2015-16 में सरकार ने इसको शुरू किया और इसे हम कहते हैं कायाकल्प योजना। अगली देखिए, कायाकल्प अभियान में और क्या क्या किया जाएगा? तो कायाकल्प अभियान में चिकित्सक या जो डॉक्टर होते हैं उनके पास मेडिकल की डिग्री हो और लोगों को चिकित्सा संबंधित सलाह देने वाले रोगों के निदान हेतु उपचार करे। तो चिकित्सक होगा, कंप्लीटली डॉक्टर होगा और ऐसा डॉक्टर होगा जो डिग्री वाला हो, ऑथेंटिक हो। इस प्रकार से शुरुआत की जाएगी। तो बिल्डिंग तो बनेगी ही बनेगी, उसमें बेहतर डॉक्टर भी होंगे। पैरामेडिकल स्टाफ्स होगा, नर्स वगैरह प्रॉपर मात्रा में रहेंगी, जितनी चाहिए उतनी नर्स वगैरह रहेगी और ये सब डिग्रीधारी रहेंगे, लैब टेक्नीशियन रहेंगे और इन्होंने अपनी इसमें पढ़ाई की होगी। सहायक नर्स और प्रशिक्षित दाइयाँ रहेगी। दाइयाँ तो समझते हैं आप, ANM रहेगी, एक्सलरी नर्स मिडवाइफ रहेगी और गांव की प्रत्येक जानकारी स्वास्थ्य केंद्र और गांव के बीच कड़ी का काम करेगी। तो एक नया पद इसमें जोड़ा गया जिसे हम ANM कहते हैं, ANM, जिसे एक्सलरी नर्स मिडवाइफ कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी काम करेगी किसके बीच? गांव के बीच
और स्वास्थ्य केंद्र के बीच कड़ी। जैसे कि मोहल्ले में किसके यहाँ पे जो है बच्चे का जन्म होने वाला है, किसको पता होगा? एएनएम कार्यकर्ता को पता होगा, और ये स्वास्थ्य विभाग को बताएगी। तो स्वास्थ्य विभाग और एएनएम कार्यकर्ता के मध्य कड़ी का काम करती हैं ये महिलाएं। तो कायाकल्प अभियान में इसको शामिल किया गया। अब अन्य योजना तो ये वही है, ठीक है, कायाकल्प में आपने इसको इंक्लूड कर दिया और इसके साथ ही अपन ने इसको पढ़ा। चलिए, अब कायाकल्प में और क्या होगा? टेलीमेडिसिन होगी। सभी रोग या चोट के लिए वैध सूचना प्रदान करना टेलीमेडिसिन कहलाता है। कि भाई एक पूरा का पूरा आपको बायोडाटा दे देंगे या पूरा एक लिख के दे देंगे कि भाई हॉस्पिटल्स में लगा दिया जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्रों में, कि ये बीमारी होती है तो ये करना है, यहाँ चोट लगती है तो ये करना है। टेलीमेडिसिन होगी। रोशनी क्लिनिक बनाए जाएंगे। सभी सरकारी अस्पताल में 2 से 5 बजे तक महिलाओं के लिए निःशुल्क ओपीडी की सुविधा रहेगी। ओपीडी मतलब आप सीधे जाके वहां पे रसीद कटवा के निःशुल्क रूप से डॉक्टर से मिल सकते हो, और खास करके महिलाएं। तो रोशनी क्लिनिक का उदाहरण क्या है, ऐसा पूछा जाए तो बता देना। रोशनी क्लिनिक का उदाहरण कुछ नहीं है। रोशनी क्लिनिक का उदाहरण कायाकल्प अभियान के अंतर्गत आता है, और उसमें 2 से 5 बजे तक ओपीडी के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप बिना समय ज़ाया करें इन चीज़ों को समझें। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, पूरा लिखा हुआ, ये आपका काम का नहीं है। मैं काम की बात आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि अगर आपको ब्लर दिख रहा है या ऐसा कुछ है तो कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखिए, पोषण अभियान, तो पोषण अभियान जो है, पोषण अभियान, इसको याद रख लीजिए। पोषण अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो पोषण अभियान है ये भारत सरकार का कुपोषण के लिए है, यानी कि कुपोषण को दूर करने के लिए भारत सरकार का प्रोग्राम है, कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण अभियान। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये क्यों शुरू किया गया? तो कुपोषण के लिए शुरू किया गया, और खास तौर पर भारत सरकार के द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसे शुरू किया गया था, किसको? पोषण अभियान को। अब इसमें क्या लक्ष्य रखा गया सर? तो इसमें 4-5 लक्ष्य रखे गए। मैं जूम करके आपको ये पढ़वा देता हूं, ताकि आपको अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो आप इसको याद रखें। पोषण अभियान 2018 के अंदर आया था, याद रखिएगा। देखो, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ठिंगनेपन से बचाओ, एवं इसमें कुल 6% प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना। ये कह रहा है कि जो भी 0 से 6 वर्ष तक का बच्चा है, अगर वो बोना है, ठिंगना कहते हैं जिसे, जिसकी हाइट कम होती है उम्र के अनुसार, उसमें कुल 6% प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना, यानी कि टोटल 6% की कमी लाना 3 सालों में, यानी कि प्रत्येक साल 2% कम कर देना। तो ऐसे बच्चे जो उम्र के अनुसार नहीं बढ़ पाते हैं, उनका अगर परसेंटेज ज़्यादा है, तो मान लीजिए उनका परसेंटेज 12% है, तो उसको हम 6% पर लेकर आ जाएंगे 3 सालों के अंदर। अब 6% गिरा देंगे, नीचे लेके आ जाएंगे 3 साल में, तो 1 साल में कितना हुआ? 2%। तो प्रत्येक साल 2% कम कर देंगे। टारगेट 3 साल का है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हमको इसमें लेना है। अगला टॉपिक देखो, 0 से 6 वर्ष, ये प्रश्न स्टेटमेंट पूछे थे पिछली बार, इसीलिए इतना डिटेल बता रहा हूँ। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का अल्प पोषण से बचाओ, जिसमें कुल 6% की कमी लाना है इसमें भी, और प्रत्येक साल 2% की कमी लाना है। फिर अगला देखो, 6 से 59 माह के जो बच्चे हैं जो एनीमिया के प्रसार से संबंधित रहेंगे, उनमें 9% की कमी लाना है। एनीमिया की कमी यानी कि जो खून की कमी होती है, मान लीजिए बच्चों में 18% अभी ऐसे बच्चे हैं जिनमें खून की कमी है, तो उसको हम 9% कम कर देंगे। और जब हम 9% कम करेंगे तो प्रत्येक साल कितना कम करेंगे भाई? 2 साल में 6%, 3 साल में 9%, तो प्रत्येक साल 3% एनीमिया की कमी वाले बच्चों को हम नीचे लेकर आएंगे। 15 से 49 वर्ष की जो किशोरियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन गर्भवती और धात्री महिला खासतौर पर उसे कहा जाता है जो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं। तो धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार को भी हम 9% तक कम कर देंगे, और ये भी प्रति वर्ष हम 3% कम करेंगे, तो ही तो 3 साल में 9% होगा। कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6% की कमी करेंगे, और जो कि 2% वार्षिक रहेगी, यानी कि 2% हर साल कम करेंगे, तो टोटल 6%। तो कहाँ कहाँ पे आपको 6% कम करना है? पहला तो जो बच्चे ठिंगने हैं उनमें 6% की कमी कर देंगे, कितने सालों में? 3 वर्ष में, और 3 वर्ष में करेंगे तो प्रत्येक साल 2% करेंगे। फिर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में जो अल्प पोषण है उसमें भी हम 6% की कमी करेंगे 3 वर्ष में। जो एनीमिया से प्रभावित बच्चे हैं वो 6 से 59 माह के होंगे, तो इनमें हम कितनी कमी करेंगे? 9% की कमी करेंगे 3 वर्षों में। तो प्रत्येक साल कितनी हो जाएगी? 3% हो जाएगी ईयरली। इसमें 6 है तो 2 हो जाएगी।
फिर देखो 15 से 49 वर्ष की जो धात्री महिला है उसमें एनीमिया की कमी यानी कि जो खून की कमी उसको दूर करेंगे तो 9%। और ये भी क्या टारगेट रखेंगे हम, 3 वर्ष का टारगेट रखेंगे। और कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6% और प्रति वर्ष 2% की कमी लाना होगी, यानी कि इसमें भी 6%। तो जहां पर एनीमिया है वहां पर हमको 9% रखना है, और जहां पर भी ठिंगनापन है या ऐसी कोई बात है तो वहां पे हमको 6% रखना है। और ये 2018 में स्कीम शुरू हुई थी, पोषण स्वास्थ्य स्कीम। डिटेल में इसको पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, पहले पूछा जा चुका है। तो न केवल योजना का टॉपिक आपका ऐसे कंप्लीट हो रहा है, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इंपॉर्टेंट है सर, देखिए जरा इसको। प्रधानमंत्री मातृ वंदना पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्रधानमंत्री तो ये आपको स्पष्ट दिख भी जाएगा फिर बाद में। अभी मुझे क्या करना है, कुछ खास बातें आपको बतानी है, नहीं तो मैं पूरा ही आपको बता देता। हमारे काम की क्या चीज है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखो ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, मातृ वंदना योजना, इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य लक्ष्य है जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, जो महिलाएं बच्चे को जन्म देने वाली हैं, ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, यानी कि उनको पैसा देना ताकि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पीएम साहब ने इसको शुरू किया था। इसमें काम करने वाली महिलाओं को मजदूरी की नुकसान की भरपाई की जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है सर, ये नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है अच्छी बात है, पीडीएफ आपके पास आएगा, आप मेरी आवाज को ध्यान से सुनेंगे। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन देना। तो भैया इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो बस इतना था कि जो भी ऐसे मजदूर महिलाएं हैं जो काम करने जाती हैं बेचारी और वो प्रेग्नेंट है तो उनको पैसों की तो दिक्कत होगी, तो सरकार ने कहा कि भैया अगर तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा कोई बच्चा जन्म लेने वाला है तो तुम्हें आर्थिक रूप से हम सशक्त करेंगे और तुम्हें पैसा देंगे। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का काम क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का काम है आर्थिक रूप से सशक्त करना या फिर पैसे देना। ठीक है सर। अब देखो इस योजना का लाभ क्या होगा, तो इस योजना का लाभ होगा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जीवित जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना में राशि जो होगी डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से जाएगी, सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी और इसके माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे राशि दी जाएगी। अब बात आती है कितनी राशि दी जाएगी, तो 3 किस्तों में मिलेगी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली किस्त 1000 रुपये होगी जो कब मिलेगी, गर्भावस्था के पंजीकरण के समय। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो कि भैया हम प्रेग्नेंट हैं तो आपको 1000 रुपये की राशि मिल जाएगी। 2000 की दूसरी किस्त आपको मिलेगी, ये लाभार्थी को 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच पर मिलेगी, यानी कि आप एक बार अगर डॉक्टर से अपना टेस्ट करवा लेती हो 6 महीने के बाद तो दूसरी जो राशि है आपकी 2000 की वो भी आपको मिल जाएगी। और तीसरी जो किस्त इसमें होगी वो भी 2000 रुपये की किस्त होगी और 2000 की जो किस्त होगी ये भी आपको कब मिलेगी सर, इसका भी टाइम दे रखा है कि जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाएगा, आपका बच्चा हो जाएगा और बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाएगा। अब ध्यान रखना सिर्फ पंजीकृत से नहीं मिलेगी, बच्चे को बीसीजी का टीका, ओवीपी का टीका, डीपीटी का टीका और हेपेटाइटिस बी का टीका और सभी पहले टीके का चक्र अगर पूरा होता है तो तीसरी किस्त आपके खाते में डाल दी जाएगी। तो टोटल 5000 रुपये की आर्थिक सहायता इसमें मिलती है 3 किस्तों में। पहली किस्त 1000 की, दूसरी 2000 की, तीसरी भी 2000 की, टाइम भी दे रखा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर लागू नहीं होती है, नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना निम्न श्रेणी की गर्भवती महिलाओं पर लागू नहीं होगी। कौन कौन सी हैं, जो केंद्रीय या राज्य सरकार में किसी सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं या जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ ले रही है। तो ऐसे लोग नहीं इसमें शामिल होंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं या ऐसी महिलाएं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे कोई नर्स है तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई किसी जगह पर टीचर है तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, सेम ऐसी ही योजना का लाभ आप राज्य सरकार का ले रहे हो तो फिर केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात, जैसे मध्य प्रदेश सरकार इससे ज्यादा पैसा देती है, 14, 15, 16 हजार रुपये देती है, तो फिर ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन स्टॉप सेंटर सखी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन स्टॉप सेंटर है ये, सखी सेंटर सखी पूछ लेगा ये क्या है। तो वन स्टॉप सेंटर सखी क्या है, देखिए वन स्टॉप सेंटर सखी के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क,
विधि सहायता, चिकित्सा काउंसलिंग की सुविधा वन स्टॉप सखी और उषा किरण केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए एक स्कीम आई थी सरकार की उषा किरण योजना। तो उषा किरण योजना जो थी वो भी महिलाओं के लिए थी। हिंसा यानी कि किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है या ऐसी कोई गंभीर अपराध होता है तो एक सेंटर सरकार ने बनाया और उसी सेंटर में सरकार ने कहा कि भैया यहीं पर पुलिस भी रहेगी, यहीं पर आपकी स्वास्थ्य जांच भी हो जाएगी और यहीं पर आपको आश्रय स्थल भी मिलेगा। अगर कोई महिला ऐसी है जिसके पेरेंट्स वगैरह नहीं है और उसके साथ अगर कुछ अनहोनी हुई है तो उसको हम यहीं पर रखेंगे। तो वन स्टॉप सखी योजना कुछ नहीं है, एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे बहुत सारी योजनाओं को सरकार ने इंक्लूड कर दिया और खास तौर पर महिला हिंसा से बचाने के लिए। तो ये योजना क्या है भाई, वन स्टॉप सखी, यानी कि एक ही जगह पर बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो स्वास्थ्य की स्कीम हो, मतलब स्वास्थ्य सहायता हो, चाहे वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर हो या ऐसी कोई भी चीज़ें जो महिला हिंसा के दौरान काम में आती हैं, सभी को एक ही जगह पर लेकर आ गए। ठीक है सर, उद्देश्य क्या होगा, एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता प्रदान करना। ठीक है सर, तो हिंसा से पीड़ित जो महिला और बालिका हैं उनको सहायता प्रदान करना एक ही छत के नीचे। देखिए एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित बालिकाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना और पीड़ित महिला बालिकाओं को आपातकालीन और गैर आपातकालीन सुविधाएं प्रभावित करना, यानी कि ये आपातकालीन सुविधाएं मिलती हैं। अब हिंसा से पीड़ित जितनी भी महिलाएं होती हैं वो 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं भी सम्मिलित होगी, यानी कि सभी बालिका इसमें सम्मिलित होगी। 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए सहायता हेतु लैंगिक अपराधों में बालक संरक्षण अधिनियम पास्को जिसे आप कहते हो 2012 लागू होगा और किशोर न्याय देखरेख अधिनियम 2015 भी इसमें लागू होगा। तो याद रखिएगा वन स्टॉप सखी क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, एक ही छत के नीचे बहुत सारी योजनाओं को आप देखते हैं तो वन स्टॉप सखी योजना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, ये पोषण आहार है, इसको अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, पोषण आहार स्कीम ये वही है जो पोषण स्वास्थ्य मैंने आपको बढ़ाया है ना, तो इसमें कुछ भी अन्य नहीं है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार की हैं, एक नज़र फटाफट से इनकी तारीख याद कर लीजिए क्योंकि 2017 का जो पूरा पेपर हमने पढ़ा है उसका एनालिसिस करके ये क्लासेस में बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, विजया राजे जननी कल्याण योजना, ये महिलाओं के लिए शुरू की गई है और इसमें बीमा कवर मिलता है। बीमा कवर मतलब मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल में जाती है ना, अपनी डिलीवरी करवाने के लिए, और भगवान न करे इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो सरकार ने 12 मई 2006 को ये स्कीम शुरू की थी और इसमें 50,000 की बीमा राशि मिलती है। ठीक है, बीमा राशि कब मिलती है, जब मृत्यु होगी। तो ये प्रसव सहायता नहीं है, यानी कि प्रेग्नेंट होंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, प्रेगनेंसी के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो 50,000 मिलता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, विजया राजे। विजया राजे कौन थी, सिंधिया जी की दादी। ठीक है, उनके नाम से विजया राजे जननी कल्याण स्कीम। ठीक है सर, मंगल दिवस योजना, बच्चों की उपस्थिति सुधार, कुपोषण को कम करना और किशोरी बालिकाएं। तो मंगल दिवस यानी कि जब भी प्रत्येक मंगलवार होगा उस दिन एक्टिव तरीके से बच्चों की उपस्थिति में सुधार के लिए काम किया जाएगा, कुपोषण को कम किया जाएगा और किशोरी बालिकाओं का ध्यान रखा जाएगा। इसे मंगल दिवस योजना कहते हैं। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना 2005। देखो जननी मतलब पहले आएगी, माँ पहले आती ना कि बच्चा पहले आता है। जननी सुरक्षा योजना 2005, माँ है जननी, जननी मतलब जो जन्म देने वाली हो। तो जननी सुरक्षा योजना 2005 परिवहन प्लस सहायता, मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, एम्बुलेंस आएगी फ्री और सहायता भी मिलेगी, पैसे भी अलग से मिलेंगे। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो, घर पे डिलीवरी होगी तो नहीं मिलेंगे। देखो जितनी भी सहायता मिलेगी ना वो तभी मिलेगी जब हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, आप घर में डिलीवरी करवा लो तो नहीं मिलेगा पैसा। ठीक है, तो याद रखिएगा जननी सुरक्षा योजना 2005 परिवहन और सहायता। ठीक है, अब मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि भी हमारे यहाँ पे है। 2 सितंबर 1997 से चालू हो रही है, मतलब शुरू है। इसमें 25,000 से लगा के 2 लाख मिलते हैं, जैसी बीमारी वैसा पैसा। लेकिन आप सबको पता होगा कि अब मोदी जी ने क्या कर दिए, आयुष्मान भारत शुरू कर दिए। तो यहाँ 2 लाख मिल रहे तो वहाँ कितने मिल रहे, 5 लाख। तो अपने आप ये बेनिफिट खत्म हो जाएगा। अरे भाई एक सरकार कह रही कि 2 लाख देंगे, एक सरकार कह रही 5 लाख देंगे, तो कौन सी योजना लागू होगी, 5 लाख वाली। ठीक है, तो स्कीम जरूर याद रख लें आप। 2 सितंबर 1997 25,000 से 2 लाख। कभी कभी पूछ लेता है मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पढ़ रखा है अपन ने 2005, और शहरी स्वास्थ्य मिशन पूछे तो, शहरी स्वास्थ्य मिशन पूछे तो 2013। ठीक है, शहरी स्वास्थ्य मिशन पूछे तो
2013। और शहरी स्वास्थ्य मिशन में खासतौर पर किस पर ध्यान दिया गया? झुग्गी झोपड़ी और जो बस्तियां होती है उस पर। अटल बिहारी बाल आरोग्यम योजना, ये 2010 में शुरू की गई थी। ये योजना पिछले पेपर में पूछी जा चुकी है। अटल बिहारी बाल आरोग्यम योजना, तो अटल बिहारी बाल आरोग्यम योजना कब शुरू की गई? 2010 में। किसके लिए? कुपोषण के लिए। मध्य प्रदेश जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये शुरू की गई 1 जुलाई को। देखो, माँ यानी कि जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई थी। अब जननी शिशु सुरक्षा योजना कब आएगी? तो शिशु बाद में होता है हमेशा, तो आप इसको याद रखें 2011। तो जननी योजना 2005 और जननी शिशु सुरक्षा 2011। जननी शिशु सुरक्षा 2011। तो निःशुल्क सुविधा और गर्भवती महिलाओं के लिए इसको शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011। बच्चों के हार्ट में जो छेद होता है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम को शुरू किया और उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना 2011। सन याद रखेंगे इनके। दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा जो चल रही है ये आपातकालीन सेवा है, तो 108 नंबर पर आप आपातकालीन सुविधा के लिए बुला सकते हो दीनदयाल एम्बुलेंस सेवा को। ठीक है, आपातकालीन सुविधा में आप इसको बुला सकते हो। ठीक है सर। अब देखिए कुछ और स्कीम्स देखिए। नेशनल हेल्थ पोर्टल है हमारे यहाँ पे, नेशनल हेल्थ पोर्टल है। और नेशनल हेल्थ पोर्टल एक पूरा पोर्टल बनता है राष्ट्रीय स्तर पर, और आपके इस पोर्टल में आपकी सारी जानकारी होगी। ठीक है, तो सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति 2017 हमारी जो है उसमें यह प्रावधान किया है कि एक नया क्या होगा? स्वास्थ्य पोर्टल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 2025 में आपको कोई बीमारी हुई, भगवान न करे आपको कोई बीमारी हुई, आप किसी हॉस्पिटल में गए, तो आपका जो प्रोफाइल होगा उसमें सारा डेटा रहेगा कि आपको ये बीमारी हुई थी, डॉक्टर ने ये टेबलेट दी थी। अब मान लीजिए 2030 में जाकर फिर से आपको कोई शिकायत होती है, तो आप फिर से किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले गए जहाँ पहले नहीं गए थे, तो उन डॉक्टर को आपकी जैसे ही आईडी वो डालेगा कंप्यूटर पे, आपका डाटा आ जाएगा कि 2025 में इस व्यक्ति को ये बीमारी हुई थी, ये इस वाले हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, ये वाली टेबलेट दी गई थी और इसको ये शिकायत थी, ताकि डॉक्टर को ये पता रहे कि पिछला इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, ताकि बेहतर इलाज कर पाए। तो इसे हेल्थ पोर्टल कहते हैं। ये नया शुरू किया है। पीएम मातृ वंदना योजना 2010 में डिटेल में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, पोषक आहार के लिए पैसा दिया जाता है। कितना पैसा? 5,000 रुपया। राजीव गांधी किशोरी योजना पूछी जा चुकी है, सन 2010। सबला पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार के लिए इसको शुरू किया गया। तो राजीव गांधी जो किशोरी स्वास्थ्य सुविधा है उसका नाम है सबला योजना। क्या नाम है? सबला योजना। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम मैंने आपको बताया था, यानी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको छुट्टी मिलती है, इसे ही मातृत्व लाभ अधिनियम कहते हैं। 2017 में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके वेतन सहित अवकाश दे दिया गया, यानी कि पैसा भी नहीं कटेगा और छुट्टी भी मिलेगी। पहले और दूसरे बच्चे पर 24 सप्ताह का अवकाश मिलता है महिलाओं को और तीसरे बच्चे पर 12 सप्ताह का मिलता है। ठीक है, तो पहले और दूसरे पर 24 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी इस नए अधिनियम के द्वारा जो 2017 में संशोधित हुआ। और तीसरे बच्चे पर आपको कितनी छुट्टी मिलेगी? महिलाओं को कितनी छुट्टी मिलेगी? पुरुषों के लिए होगा लागू? नहीं होगा, केवल महिला पर लागू होता है। मुझे लगता है पुरुषों के ऊपर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा होगा तो पुरुष भी उसका ध्यान रखेगा, इसीलिए पापा से बाद में डरता भी है, क्योंकि पापा ने उसको इतना लाड़ प्यार नहीं किया जब शुरुआत के दिन थे। इसलिए सरकार को पुरुषों की भी छुट्टी रखनी चाहिए अगर वो पेरेंट्स बन रहे हैं तो। प्रदेश की महिला और बाल विकास विभाग कब बना? तो मध्य प्रदेश का महिला बाल विकास विभाग बना 1985 में। मध्य प्रदेश का महिला बाल विकास कब बना? 1985 में बना। सरदार पटेल निःशुल्क दवाई वितरण, आप जिस भी हॉस्पिटल में जाते हो वहां पे आपको निःशुल्क दवाइयां मिलती हैं, तो सरदार पटेल निःशुल्क दवाई वितरण 17 नवंबर 2012। सरदार पटेल निःशुल्क दवाई वितरण, सरदार पटेल निःशुल्क दवाई वितरण 17 नवंबर 2012। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम जो है ये 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था, डिटेल में आपको बता चुका हूं। और राजस्थान के झुंझुनू से इसे शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? राजस्थान के झुंझुनू। बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक एक बात, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और इस बात का अंदाजा आप उस दिन लगाओगे जिस दिन आपका पेपर होगा कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी सर की। जितनी क्लासेस हम ले रहे हैं, मैराथन भी ली हमने 4, डेली प्रतिदिन 1 बजे हमारी क्लास होती, वो भी हम ले रहे हैं, है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। 8 मार्च 2018
मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर देश में सर्वाधिक है और श्योपुर में सर्वाधिक है, यानी कि कुपोषण सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसीलिए इसे मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? इथोपिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? इथोपिया कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है इथोपिया, ठीक है। और भारत को भी इथोपिया कहा जाता है, ठीक है। ICDS स्कीम कब शुरू हुई? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। गांधी जी की जन्म जयंती पर शुरू की गई थी और इसी की सहायता से हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी संचालित होती है। तो जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं और जितनी भी बालवाड़ियाँ हैं, ये सभी आंगनवाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ ICDS स्कीम्स के अंतर्गत ही संचालित होती है मेरे भाई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने यहाँ पे देखी है। आगे देखते हैं आगे और क्या स्कीम्स है हमारे लिए और क्या डेटा ऐसा है जो हमारे काम का है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। इस डेटा को मैंने योजनाओं की स्लाइड में ले लिया है ताकि आप इसको याद कर ले भाई। इस पर हमने 5 स्टार लगा दिए हैं, यानी कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। देखिए जन्म दर अभी कितनी है मध्य प्रदेश की? 2.8 है, ठीक है, याद रखेंगे। जन्म दर 2.8 है। मृत्यु दर कितनी है? 7.1 है। मृत्यु दर का मतलब होता है कि मरने वाले लोग एक साल में कितने हैं? तो 1000 में 7 लोग, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये भी 7.1 है। मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? 173 है। ये बढ़ेगी या कम होगी? तो इसको कम होना चाहिए, ज़्यादा है अभी। 173 मातृत्व मृत्यु दर का मतलब होता है कि यदि जीवित बच्चे 1 लाख जन्म लेते हैं, कितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं? 1 लाख जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, तो इनको जन्म देने वाली जितनी भी माताएं हैं उनमें से 173 माताओं की डेथ हो जाती है। इसे ही मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। ये 173 है। जिला अस्पताल अब 52 है, लेकिन कुछ नए जिले बन गए हैं तो हो सकता है वहाँ पे भी जिला मुख्यालय पर भी हॉस्पिटल्स बन जाए। लेकिन इतना जल्दी कैसे होगा यार? कोई नया जिला कल बनाओ, मान लो तुम्हारा जिला अस्पताल कैसे बनेगा? किसी बिल्डिंग को बना सकते हैं कि हाँ ये जिला हॉस्पिटल है, ठीक है। तो आप मान के चलिए 55 है आपके यहाँ पे, ठीक है। सिविल हॉस्पिटल 69 है। तो ये डेटा आप देख लीजिएगा, बाकी आपके काम का ऊपर वाला डेटा है, ठीक है सर। अब कुछ योजना है जो फटाफट से आप देखिए। एक है आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम की तारीख याद रखेंगे 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के रांची से इसको शुरू किया था, ठीक है। पता ही है सबको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर इसमें मिलता है। इसे PM जय स्कीम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PM जय स्कीम भी इसे कहा जाता है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। प्रति परिवार 5 लाख का बीमा कवर आपका अगर नहीं है तो आप इसको बनाएं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 26 अप्रैल 2008। 26 अप्रैल 2008 क्या मिलता है? तो BPL परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। गेहूं चावल जो वगैरह है वो आपको दिए जाते हैं। और इसमें कैसे मिलता है? तो 3 रुपये और 4.5 रुपये प्रति किलो चावल प्रति माह 35 किलोग्राम दिया जाता है। तो 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। अब स्कीम बताता हूं मैं आपको कि ये जो पैसे से मिलता था ये अब फ्री में मिलता है, ठीक है। तो जब ये स्कीम शुरू की गई थी 2008 में तो ये मिलता था पैसे से। लेकिन अब आपको अगर इतना पूछ ले कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तो 2008 ये मुख्यमंत्री जी की है। लेकिन हमारे मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि भैया फ्री में देंगे, तो फ्री दे दी। तो अब जो पैसे वाली थी वो बंद हो जाएगी अपने आप। मेरी बात समझ रहे हो भाई? 2 स्कीम पैरेलल कैसे चल सकती है? एक वो स्कीम जिसमें 3 रुपये आपको देना है गरीब लोगों को और आपको चावल मिल रहा है। एक मोदी जी कह रहे हैं कि फ्री में देंगे और चावल देंगे 35 किलोग्राम। तो मुझे बताओ फ्री लेंगे कि पैसे में लेंगे? फ्री में लेंगे, तो पैसे वाली अपने आप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है सर। तो इसमें क्या हो गया भाई? ये उसमें मर्ज हो गई अब, है ना। यानी कि जो सरकार का फ्री राशन स्कीम है उसमें ये चली गई है। आगे बढ़ो, देखें लाडली लक्ष्मी योजना इंपॉर्टेंट है। तारीख याद रखेंगे भैया अप्रैल 2007। और इसके लिए एक्ट लाई थी मध्य प्रदेश सरकार। तो इसे एक्ट के द्वारा बनाया गया है, एक्ट के द्वारा इसे लागू किया गया है। 1 जनवरी के बाद जन्म लेने वाली सभी लड़कियों को याद रखिएगा 1 जनवरी 2006 इसमें तारीख दी गई थी। 1 जनवरी 2006 के बाद जितनी भी बच्चियों का जन्म हुआ था वो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। योजना लागू हुई थी अप्रैल 2007 से। और क्या मिलेगा सर इसमें? 6ठी में अगर आप प्रवेश करोगे तो 2000, 9वीं में प्रवेश करोगे तो 4000 और 11वीं में प्रवेश करोगे तो 7500। और जब आपकी उम्र शादी लायक हो जाएगी तो 21 साल जो बता रखी है सरकार ने, तो कितनी राशि मिलेगी?
उसमें अलग अलग राशि बढ़ाती रहती है सरकार, तो 1 लाख के ऊपर कुछ पैसा मिलता है। आप इसकी योजना की तारीख याद रख लेना, अप्रैल 2007, 1 जनवरी 2006 के बाद जो भी बच्चियां जन्म लेती हैं उन बच्ची के लिए स्कीम होगी। और माता पिता इसमें आयकर दाता नहीं होने चाहिए। माता पिता क्या नहीं होने चाहिए? आयकर दाता नहीं होने चाहिए। अगली स्कीम देखो, दीनदयाल स्वरोजगार योजना। दीनदयाल स्वरोजगार स्कीम कब लागू की गई? तो 25 सितंबर 2004। दीनदयाल स्वरोजगार स्कीम 25 सितंबर 2004 को लागू की गई। और नाम ही इसका क्या है? स्वरोजगार, यानी कि स्वयं का रोजगार, स्किल बेस्ड कोई रोजगार अगर आप पाना चाहते हो तो स्वरोजगार उसे कहा जाता है। ठीक है, तो स्वरोजगार स्कीम। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, तो ये है जुलाई 2011 की योजना। ठीक है, बाल हृदय योजना यानी कि जो बच्चों में हार्ट में छेद हो जाता है हार्ट के अंदर, उसके लिए ये स्कीम पूछी जा चुकी है ना। तो ये स्कीम हार्ट से रिलेटेड है, और जो हार्ट के अंदर छेद हो जाता है उस छेद की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने कहा, मामा जी मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा भैया जुलाई 2011 से हम इस स्कीम को शुरू करेंगे और हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क हम इलाज करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बच्चा जो मध्य प्रदेश में आपको दिखे आसपास में कहीं भी कि किसी के पेरेंट्स का एक बच्चे के दिल में छेद है, तो आप बेहिचक उनसे बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार इसमें निःशुल्क इलाज करवाती है, और आप उनको सरकार से सहायता या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के लिए कीजिए। ठीक है, तो सरकार द्वारा सहायता इसमें दी जाती है। ईयर आप याद रखेंगे 2011 जुलाई, 25 सितंबर 2004 दीनदयाल। ई नाम, ये स्कीम पूछी जा चुकी है। ई नाम स्कीम है किसानों के लिए। किसके लिए भाई? ई नाम स्कीम किसके लिए है? किसानों के लिए। ध्यान रखिएगा, आप ये मत मानिएगा कि हमारा संबंध केवल महिला बाल विकास विभाग से है। आपको कहा गया है पंचायत स्तर की योजना भी पूछेंगे, महिला बाल विकास की भी पूछेंगे, स्वास्थ्य विभाग की भी पूछेंगे, और ग्रामीण विकास की भी पूछेंगे। अब 10 योजना कहाँ से भी कुछ भी पूछी जा सकती हैं। तो ई नाम क्या है? ई नाम एक पूरा का पूरा पोर्टल है जो देश की सभी मंडियां होती हैं जहां पर किसान अपने उत्पाद को बेचते हैं, तो उन सभी मंडियों को एकीकृत करना यानी कि एक जगह पर लेकर आना। तो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। भोपाल से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको 2017 से शुरू किया गया था। हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और झारखंड में ये आती हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ई नाम स्कीम। ठीक है सर, अब बात करते हैं बलराम ताल योजना की। बलराम ताल स्कीम 25 मई 2007 को लागू होती है, और इसमें खेत में तालाब बनाकर पानी को रोकना स्कीम का मेन मुख्य उद्देश्य है। और 50% अनुदान मिलता है, यानी कि जितने में भी तालाब आप अपने खेत पर बनवाओगे तो उसमें 50, जैसे कि मान लीजिए तालाब बनाने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए राशि लगी, तो ये 75,000 रुपये सरकार वहन करेगी। आपके घर से 75,000 रुपये ही जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बलराम ताल योजना कुछ नहीं है, आपके खेत का मेड़ का जो पानी आता है आसपास का, उसको रोक के एक जगह इंक्लूड कर दो ताकि तालाब बन जाए, और तालाब आपके सिंचाई में काम आ जाएगा। तो बलराम ताल योजना 25 मई 2007। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना पूछी जा चुकी है 2010-2011। अब देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में आई थी, पीएम वाली, है ना। अटल बिहारी जी ने इसको शुरू किया था, लेकिन अटल बिहारी जी जो थे हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भैया जो भी गांव होगा उस गांव में अगर किसी भी गांव में 500 की जनसंख्या होगी तो उस गांव में हम 12 सड़कें या डामरीकरण वाला रोड बना देंगे। प्रत्येक गांव में बन रहा है, ठीक है। तो 500 वाले गांव तो इसमें शामिल हो गए जिनकी पॉपुलेशन 500 थी। अब वो गांव बेचारे देखते रहे जिनकी पॉपुलेशन मान लीजिए 450 थी, किसी की 435 थी, किसी की 350 थी। तो वो गांव के भाई हमने क्या गुनाह किया जो लूट गए, है ना। तो फिर मुख्यमंत्री जी, हमारे मामा जी थे उस समय, मामा जी ने कहा भाई तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी देख रेख करेंगे। तो मामा जी ने कहा देखो, हमारे पीएम साहब ने 2000 में इस स्कीम को शुरू किया। अब ये जो स्कीम है, ये स्कीम है 2010-11 की, और ये हमारी मुख्यमंत्री स्कीम होगी। क्या नाम होगा इसका? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। मामा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी 500 तक बना रहे, अपन बना देंगे 500 के अंदर वाले को, यानी कि 250 तक। तो जहां की भी पॉपुलेशन 250 से कम ज्यादा होगी और 500 के बीच होगी, वहां मैं रोड बना दूंगा। तब 250 तो हर गांव की पॉपुलेशन हो ही जाती है, तो लगभग भारत के सभी गांव में रोड बन गई, सभी गांव में लगभग मेन रोड बन गई जहां पॉपुलेशन 250 से ज्यादा है,
ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अभी भी चल रही है, और इससे बढ़िया अगर आप तारीफ करना चाहो तो कांग्रेस की कर सकते हो, जिन्होंने इनकी योजना को बंद नहीं किया है ना भाई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में शुरू करके गए, उसके बाद तो कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, कांग्रेस ने इसको बंद नहीं किया, ये उससे भी बड़ी बात है। नहीं तो हमेशा क्या होता है, हमेशा ये होता है कि एक सरकार आई, दूसरी ने दूसरी की योजना को बंद कर दिया। पहले इंदिरा आवास चलता था, अब प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, तो नाम ही चेंज नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, है ना। तो बड़ी तारीफ तो उनकी भी की जानी चाहिए जिन्होंने इस योजना को बंद नहीं किया, इसीलिए आपके प्रत्येक गांव में सड़क बन गई है। गांव की बेटी योजना, ये कॉलेज से रिलेटेड है, 2005 से इसको शुरू किया गया था। यानी कि कोई लड़की हैं जो 12वीं पास करती हैं अपने गांव से और कॉलेज जैसे जाती है, जैसे कि ग्वालियर के पास से हैं तो ग्वालियर जाती है कॉलेज पढ़ने के लिए, तो ग्वालियर में वो मान लीजिए गई और प्रथम श्रेणी से अपने गांव से वो उत्तीर्ण होकर आई हैं, तो 12वीं कक्षा जो होगी तो प्रथम श्रेणी में वो पास हो जाएगी। 500 रुपये प्रति महीने की दर से 10 माह तक उसको राशि मिलेगी, तो टोटल 5000 रुपये उसको मिलेगी। ठीक है, तो 5000 रुपये किसको मिलेगी, जो गांव में फर्स्ट डिवीजन पास हो गई और फर्स्ट डिवीजन पास होने के बाद कहाँ गई, शहर में आ गई। ठीक है सर, तो पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री आवास योजना भी चल रही है। 11 सितंबर 2019 को इसको शुरू किया गया। जैसे प्रधानमंत्री आवास चलती है ऐसे मुख्यमंत्री आवास भी चलती है। तो इसको शुरू किया गया था झाबुआ से, मुख्यमंत्री जी ने गरीब को आवास उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। ठीक है सर, और सभी स्कीम्स में जो है मुख्यमंत्री जी का योगदान है। इंदिरा आवास योजना अब ये पीएम आवास हो गई है, प्रधानमंत्री आवास हो गई है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो गया है, पीएम आवास। तो पीएम आवास 2015-16 में इसका नाम चेंज कर दिया। अगर पूछ ले इंदिरा आवास, वैसे तो नहीं पूछते हैं क्योंकि सरकार जिसकी होती है पेपर सेटर उन्हीं का ज़्यादा पूछता है। ठीक है, पुरानी सरकार के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इंदिरा आवास 1980 है, याद करना चाहे तो गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को। फसल बीमा योजना, अब क्या है इस स्कीम का नाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। तो अब ये वही योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो पहले भी मिलता था भाई फसल बीमा, लेकिन पहले नाम था केवल फसल बीमा, आज है फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो 2015-16 में इसको शुरू किया गया। स्कीम पहले से है, 1985 से है, तो नया कुछ नहीं है भाई। अब पैसे या जो आपका प्रीमियम वगैरह है, जितना पैसा कटता है वो थोड़ा ज़्यादा कटता है, तो लाभ भी ज़्यादा मिलता है। यूनिट चेंज कर दी। यूनिट मतलब पहले पूरी तहसील में अगर नुकसान हुआ है तो पैसा मिलता था, अब गांव को यूनिट मान लिया गया। किसी पर्टिकुलर गांव में भी अगर नुकसान हुआ है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा मिल जाता है। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा इसमें शामिल है। पाला हो, बारिश हो या ऐसी कोई चीज़ जो अपनी फसल को नुकसान पहुंचाती है, इसको उसमें शामिल किया गया है। जीवन धारा योजना 1988-79 में इसको शुरू किया गया। सिंचाई के लिए कुआं इसमें बनता है और 10 लाख कुओं की योजना इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, 10 लाख कुओं की स्कीम, 10 लाख कुओं की योजना इसे कहा जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार, अब तो बहुत सारी स्कीम हो गई है, जैसे स्किल इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो गई है, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया। तो ये सारी स्कीम्स भी इसके जैसी हैं, रोजगार ये भी दे रही हैं। लेकिन पुरानी पूछ ले कि प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम पुरानी वाली, तो 1993, संभावना बिल्कुल न्यूनतम है, नहीं पूछी जा सकती, नहीं पूछी जाएगी। स्टैंड अप स्टार्टअप तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो शिक्षित बेरोजगारों के लिए ऋण, स्वयं का उद्योग लगाने के लिए। अब तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति आ गई है, आ गई ना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति मध्य प्रदेश की उद्यम क्रांति स्कीम, प्रधानमंत्री स्वरोजगार स्कीम आ गई है। तो ये पीएम स्वरोजगार है ना, ऐसी स्कीम आ गई है। स्टार्टअप इंडिया आ गई है, स्टार्टअप इंडिया आ गई है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया आ गई है। तो ये सब स्कीम कैसी हैं, ये सब स्कीम वैसी हैं जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार जैसी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पंचायत स्तर पर लागू है। ये पंचायत स्कीम पढ़ रहे हैं अपन। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी कि जो वृद्ध लोग होंगे उनको भी पैसा मिलेगा। तो इस पेंशन योजना में सरकार ने अभी क्या किया, नाम चेंज कर दिया, एक तो प्रधानमंत्री वृद्धावस्था कर दिया और पैसे बढ़ा दिए। तो इंदिरा गांधी में कम मिलते थे, इस बार अब ज़्यादा मिलते हैं। तो 15 अगस्त 1995 से योजना शुरू हुई है। और कौन इसमें शामिल है, तो 60 से 79 वर्ष तक के लोगों को 300 रुपये उस समय दिए जाते थे, और आयु अगर 80 से ज़्यादा है तो 500 मिलते थे। अब 1000 के ऊपर इनको कर दिया गया है। स्वयं सिद्धि योजना की बात करें तो 1995 में शुरू हुई थी। महिला स्व सहायता समूह के द्वारा इसका गठन किया गया था, महिला स्व सहायता समूह। ठीक है सर, चलिए अब अपन बाकी योजनाओं के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे,
क्योंकि मेरी और भी क्लासेस रहती हैं, इसलिए मैंने शेड्यूल थोड़ा सा निकाल के इस क्लास को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूंगा और बहुत सारी योजना हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा कोई योजना आपको नहीं पढ़ना है। अभी ये सारी पुरानी पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट भी पढ़ेंगे, 2025 तक की सारी कवर करवा दूंगा। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि और क्या टॉपिक ऐसा है जो आपको चाहिए, ताकि हम उसको भी फटाफट से बनवा के आपके साथ शेयर कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करें और सेशन को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।